Hi everyone. So let's start with our new chapter, structure of atom. Structure of atom. ये क्लास 11th का चैप्टर 2 है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. ठीक है. अब दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली हमें पता है कि एटम is the fundamental building block of matter. Fundamental building block of matter. और हमें यह भी पता है कि जो मैटर है, मैटर की अगर हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास एटम आएगा. एटम सबसे पहले तो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का, और अगर हम मैटर की डिवीजन करते हैं तो हमारे पास एटम आता है. एक्चुअली जो टर्म एटम है वो एटोमियो वर्ड से बना है. एटोमियो मीन्स अनडिविजिबल. एटोमियो मीन्स अनडिविजिबल. इसलिए जो पहले ग्रीक एंड इंडियन फिलोसोफर्स थे इन 19th सेंचुरी के अंदर, जो ग्रीक एंड इंडियन फिलोसोफर्स थे वो ऐसा समझते थे कि जो एटम है वो अनडिविजिबल है, उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता. ठीक है. तो इसलिए ऐसा थ्योरी जो थी कुछ टाइम तक, यही थ्योरी वो साइंटिस्ट समझते थे कि जो मैटर है बस वो एक अल्टीमेट पार्टिकल है उसका एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. उसके बाद एक आई हमारे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. Dalton's atomic theory came into existence, and Dalton's atomic theory के अकॉर्डिंग भी उन्होंने भी यही कंसेप्ट दिया था कि जो मैटर है, मैटर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एटम आता है, और जो एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता. कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. उन्होंने भी यही कहा था कि जो एटम है वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एटम इज द, इनकी स्टेटमेंट ये थी कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर. ठीक है. तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने भी यही कहा कि जो एटम है वो हमारा अल्टीमेट पार्टिकल है, किसका? मैटर का. एक्चुअली डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज क्वाइट यूजफुल एट दैट टाइम, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बहुत सारे रिजल्ट को एक्सप्लेन किया था. उन्होंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उन्होंने एक्सप्लेन किया था. ठीक है. और उन्होंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, और उन्होंने एक्सप्लेन किया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ये सब उन्होंने एक्सप्लेन किया था. ठीक है. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने बहुत सी ये लॉज एक्सप्लेन किए थे, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. ठीक है. तो उन्होंने एक्सप्लेन किए थे, पर देयर वाज सम ड्रॉबैक्स ऑल्सो. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स थे, और जो ड्रॉबैक्स थे ड्रॉबैक्स ऑफ जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ड्रॉबैक्स थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वो ये थे कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. ठीक है. तो इट फेल्ड टू एक्सप्लेन रिजल्ट्स ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स. कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज हम कोई भी एबोनाइट रोड लेते हैं. अगर हम कोई एबोनाइट रोड लेते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम ग्लास लेते हैं, और जब हम उसे रब करते हैं, जब हम उसे रब करते हैं, किसके साथ? फर के साथ रब करते हैं और सिल्क के साथ रब करते हैं, तो इट गेट्स इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है. कौन? इलेक्ट्रिकली चार्ज. एबोनाइट रोड जो होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती है. ठीक है. जब तो एक एक्सपेरिमेंट था कि एबोनाइट रोड या फिर ग्लास को जब हम रब करेंगे फर या सिल्क के साथ तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगी. तो ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन्स
एटॉमिक थ्योरी यही था कि ये जो थ्योरी थी वो इस रिजल्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, ठीक है। अब एबोनाइट रॉड क्या होता है? एक्चुअली एबोनाइट रॉड इज योर वल्केनाइज्ड रॉड, वल्केनाइज्ड एबोनाइट रॉड मेड ऑफ वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर से बनी होती है, उस रोड को हम एबोनाइट रोड कहते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने कुछ रिजल्ट्स एक्सप्लेन किए थे, पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो अब हम चलते हैं आगे। ये तो हमारा थोड़ा सा 19th सेंचुरी का टाइम था जब वो एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे। तब तक वो ये कह रहे थे कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने भी यही कहा था कि एटम जो था, एटम जो होता है वो इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है, ठीक है। एटम को सब डिवाइड और नहीं किया जा सकता। पर उसके बाद हम 19th सेंचुरी से जैसे ही हम मूव ऑन करते हैं, 19th सेंचुरी से जब आप 21st सेंचुरी तक जाएंगे ना, तो अब हम जैसे कि अब हमें पता है कि जो एटम होता है उसको डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। तो 21st सेंचुरी तक आते आते हमने ये मान लिया था कि जो एटम है वो डिवाइड किया जा सकता है। एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and neutrons. Atom can be further divided into electrons, protons and neutrons. जब हमने तो ये जो कंसेप्ट था, this concept was completely different from Dalton's atomic theory, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के तो बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट था एटॉमिक थ्योरी, क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एटम डिवाइड नहीं होना चाहिए, है ना। पर यहाँ पे हम जैसे 19 से 21st सेंचुरी तक आए तो साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स और किए, और अब हमें पता है कि जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के अंदर फर्दर सब डिवाइडेड होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी देखना, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, न्यूट्रॉन्स की, इन सब की डिस्कवरी हुई कैसे है। कि सबसे पहले तो एटम, क्योंकि ऐसे कहते थे कि नहीं डिवाइड है, तो फिर इसलिए अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जिससे हमें ये पता लगेगा कि किस तरीके से जो था डिस्कवरी इन पार्टिकल्स की हुई। तो सबसे पहला अब हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इस क्लास के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम कुछ एक्सपेरिमेंट से डिस्कस करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, प्रोटॉन्स कैसे हुई, न्यूट्रॉन्स कैसे हुई, ठीक है। बिकॉज सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर आपके यही इंपॉर्टेंट है, और ये एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर ही जो थे ये पार्टिकल्स डिस्कवर हो पाए थे कि हाँ एटम जो है फर्दर सब डिवाइड होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी वो किसने की थी? सर माइकल फैराडे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन सर माइकल फैराडे ने की थी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया। एक बीकर के अंदर जब उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया, और जब इसके अंदर जैसे उन्होंने क्या इंसर्ट कर दिए, दो इलेक्ट्रोड्स। उन्होंने दो इलेक्ट्रोड्स इंसर्ट किए, ठीक है। और जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी वाज सप्लाइड, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जब सप्लाई की, इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड, तो ना केमिकल रिएक्शन स्टार्ट अकरिंग। तो जैसे माइकल फैराडे ने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की थी, और उन्होंने किस कंसेप्ट के बेस पे की थी, कि जब उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया था, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के अंदर जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की थी, तो केमिकल रिएक्शन अकर होना स्टार्ट हो गई थी, जिसकी वजह से which lead to the formation actually liberation, which lead to the liberation and deposition of matter on the electrodes, तो जैसे उन्होंने एक बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन के अंदर जब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो केमिकल रिएक्शन अकर हुई। केमिकल रिएक्शन अकर होने के बाद जो ये इलेक्ट्रोड्स हैं आपके, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, ठीक है। इसके ऊपर क्या हुआ, डिपॉजिट होने लग गया मैटर वो स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन दी इलेक्ट्रोड एंड कैथोड, ठीक है। तो ये उन्होंने किया था। और उसके बाद जो था ना 1850 के अंदर, इन 1850 के अंदर मैनी साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, मेनली फैराडे, ठीक है। 1850 के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट ने, और मतलब उनमें मेन जो थे हेड वो फैराडे ही थे।
फैराडे ने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज स्टडी किया। दे स्टडी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज स्टडी किया इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स के अंदर, ठीक है। और उन ट्यूब्स का नाम था कैथोड रे ट्यूब्स, कैथोड रे ट्यूब्स, ठीक है। तो 1850 के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट, मेनली फैराडे ने क्या स्टडी किया, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज स्टडी किया इन पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब्स, और उन ट्यूब्स का नाम जो होता है वो कैथोड रे ट्यूब्स था, ठीक है। अब इवैक्यूएटेड टर्म का मतलब होता है एम्प्टी। इवैक्यूएटेड मींस एम्प्टी, कोई भी जो खाली ट्यूब थी ना, इवैक्यूएटेड मींस एम्प्टी। तो उन्होंने कैथोड रे ट्यूब्स का ये एक्सपेरिमेंट स्टडी किया था, ठीक है। उसको हम सीआर कैथोड रे ट्यूब्स या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब्स भी कहते हैं। तो अब तक हमने जो स्टडी किया है वो ये है कि सबसे पहले साइंटिस्ट क्या समझते थे कि एटम क्या होता है, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर का, ठीक है। उसके बाद इंडियन ग्रीक फिलोसफर्स क्या समझते थे 19वीं सेंचुरी के अंदर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी फिर आई, ठीक है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने भी यही कंसेप्ट दिया कि एटम इज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। उन्होंने कुछ लॉज एक्सप्लेन भी किए थे, पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को वो नहीं बता पाई थी। उसके बाद हमने देखा कि 19 से 21st सेंचुरी के अंदर अब हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो होता है उस एटम सब डिवाइडेड है। और उसके बाद हम स्टडी कर रहे हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, माइकल फैराडे ने की थी, और ये उनका एक्सपेरिमेंट था। अब जो उनका पहले तो उन्होंने इस पे ट्राई किया था, फिर जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन इवैक्यूएटेड ट्यूब है, मेन जो सेटअप था वो अब हम स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिकल मतलब कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, क्योंकि इसी के बेसिस पर ना मतलब हमें जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके बारे में पता लगा था, ठीक है। तो सबसे पहले सेटअप इसका जो होता है वो ऐसा होता है कि यहाँ पर होता है आपका कैथोड, ठीक है। यहाँ पे आप सप्लाई करते हो ये वोल्टेज, और यहाँ पर होता है एनोड, सॉरी, ठीक है। एंड यहाँ पे कैथोड होता है, यहाँ पे एनोड होता है। दिस इज कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। और इस तरीके से यहाँ पे वैक्यूम पंप होता है, ठीक है। दिस इज वैक्यूम पंप, ठीक है। तो कैथोड हो गया है, एनोड हो गया है, और हमारे पास ऐसे वोल्टेज एक्चुअली इस तरीके से होती है, ठीक है। तो ये था आपका कैथोड रे ट्यूब का जो डायग्राम है। वैसे एज पर रेफरेंस आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है ये डायग्राम, तो मतलब अच्छे से नहीं बना है तो यू कैन कंप्लीटली रेफर टू द एनसीईआरटी, ठीक है। यहाँ पे अगर हमने देखेंगे कि तो यहाँ पे कैथोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैथोड इज योर नेगेटिव टर्मिनल एंड एनोड इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। और हम यहाँ पर क्या अप्लाई करते हैं, दिस इज फॉर द वोल्टेज, दिस इज फॉर द वोल्टेज, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास सीआरटी मतलब कि ये होता है। सबसे पहले तो किसका डायग्राम है, दिस इज कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब का डायग्राम है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस को स्टडी करने के लिए वो है ना कुछ कंडीशंस होती है। देयर आर सम कंडीशंस टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। कंडीशन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस, और वो क्या होती है। सबसे पहले तो आपका जो प्रेशर होना चाहिए और जो वोल्टेज होना चाहिए, ये दो कंडीशन होती है, ठीक है। आपकी जो वोल्टेज होनी चाहिए, इट मस्ट बी हाई, वोल्टेज मस्ट बी हाई, एंड जो आपका प्रेशर होना चाहिए मस्ट बी लो। ये जो होती है कंडीशन होती है, कंडीशंस टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। ये कंडीशन होती है कि जो आपका प्रेशर होना चाहिए वो लो होना चाहिए, और जो आपकी वोल्टेज होनी चाहिए वो हाई होनी चाहिए। अगर आपको प्रेशर स्टडी करना है डिफरेंट गैसेस का, या आपको प्रेशर इसके अंदर सपोज साइंटिस्ट को उस टाइम पे करना था, प्रेशर अगर एडजस्ट करना था, तो वो कैसे किया था उन्होंने ना, जो इवैक्यूएशन थी ना, मतलब जो एम्प्टी स्पेस था इसके अंदर ग्लास ट्यूब्स के अंदर, उनको एडजस्ट किया था। जो इवैक्यूएशन थी उनको एडजस्ट किया था, पर इट वाज मतलब ऑफ डिफरेंट गैसेस। वो तो तब था अगर हमें डिफरेंट गैसेस का स्टडी करना है, अदरवाइज इससे रिजल्ट आ गया था। सबसे पहले उन्होंने प्रेशर को लो रखा था और वोल्टेज को हाई रखा था, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अब सपोज हमारा एक्सपेरिमेंट एक्चुअली स्टार्ट होता है।
जब हम वोल्टेज हाई करेंगे, जब आपने वोल्टेज इंक्रीज की तो ना करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा, करंट विल फ्लो। जब वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगा। करंट कहां से कहां फ्लो होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक होता है। तो ऐसे ही फ्रॉम नेगेटिव मतलब कि कैथोड कह सकते हैं, कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड तक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होते हैं ना नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहीं से यहाँ से होगा ना, जो नेगेटिव टर्मिनल कैथोड से लेकर के एनोड तक फ्लो होगा करंट, है ना। उसके बाद जो होता है यहाँ पे हमारा सबसे पहले आपने वोल्टेज इंक्रीज की, करंट फ्लो हुआ फ्रॉम कैथोड से लेकर के एनोड तक करंट फ्लो हुआ। अब आप क्या करोगे, एक्चुअली करंट के अंदर क्या हो रहा था, मतलब स्ट्रीम ऑफ मूविंग पार्टिकल्स मूव कर रही थी। ठीक है, मतलब जब हमने देखा कि जब करंट फ्लो हो रहा है ना, तो कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मूविंग पार्टिकल्स, कुछ पार्टिकल्स मूव कर रहे थे। और वो जो मूविंग पार्टिकल्स थे उनको साइंटिस्ट ने क्या कहा कि यही है हमारी कैथोड रेज, दीज आर ओनली आर कैथोड रेज, यही कैथोड रेज हैं। ठीक है, या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स हैं, या फिर कैथोड रेज पार्टिकल्स। ठीक है, तो वोल्टेज इंक्रीज करने पर करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो कहां से कहां हुआ, कैथोड से एनोड तक हुआ। मूविंग पार्टिकल्स की स्ट्रीम, ऐसे लग रहा था कि पार्टिकल्स कुछ मूव कर रहे हैं, और साइंटिस्ट ने उन्हीं मूविंग पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, कैथोड रे या फिर कैथोड रे पार्टिकल्स का नाम दिया था। अब एक्चुअली क्या हुआ, जैसे फ्लो ऑफ करंट है, सपोज यहां से यहां तक फ्लो करंट चल रहा है, पर अगर जो साइंटिस्ट थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, अगर वो चेक करना चाहते थे कि करंट फ्लो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो वो कैसे कर सकते थे, वो एनोड के अंदर, जो आपका एनोड है यहाँ पर होल करके, और इसके जो पीछे की ट्यूब है वहां पे कोट कर देते। अगर ZNS से कोटिंग कर देते तो वो क्या हो जाता, वहां पे एक ब्राइट स्पॉट अपीयर होता। और एक्चुअली उन्होंने ये करके भी देखा था। तो ये जो आपका डायग्राम है इसके अंदर कुछ चेंज होंगे, क्योंकि सपोज अगर हमें नहीं पता चल रहा कि करंट फ्लो हो भी रहा है या नहीं हो रहा, तो साइंटिस्ट ने एक मेथड अप्लाई किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो यहाँ पे एनोड था इसके अंदर सबसे पहले होल किया। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इसके अंदर होल किया। ठीक है, यहाँ पे होल करने के बाद जो आपका होल, यहाँ पे होल करने के बाद कुछ इस तरीके से ना, ये अपीयर हुई कुछ इस तरीके से आपकी जो थी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल या फिर फ्लोरेसेंट मटेरियल मेड ऑफ ZNS। यहाँ पे क्या है, हमने इस पोर्शन को कोट कर दिया, कोटिंग विद ZNS, फ्लोरेसेंट और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से जब आप कोटिंग कर दोगे ना, तो आपका जो था ना ब्राइट स्पॉट यहाँ पे अपीयर होगा, ब्राइट स्पॉट विल अपीयर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको फर्दर करंट चेक करना था तो आप ऐसे कर सकते थे कि आपने क्या किया, मतलब फर्दर चेक बाय, आपने होल किया एनोड के अंदर और उसके बाद आपने ट्यूब को कोट कर दिया एनोड के पीछे से विद फॉस्फोरेसेंट या फिर फ्लोरेसेंट मटेरियल से। ठीक है, और आफ्टर पासिंग थ्रू द, मतलब जब CR रेज आपकी पास होगी कैथोड रेज से, जो कैथोड रे पार्टिकल्स आपके पास होंगे, तो यहाँ पर आपको क्या अपीयर होगा, एक ब्राइट स्पॉट अपीयर होगा। यहाँ पे ना एक आपको ऐसा ना ब्राइट स्पॉट यहाँ पे दिखेगा, मतलब कि दिखेगा। तो वो जो था आपका, वो हम एज अ एक प्रूफ मान सकते हैं कि हाँ करंट जो था वो फ्लो हो रहा था। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था। हम जल्दी से समरी इसके डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे कि कैसे रिजल्ट थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंडीशन क्या थी, कंडीशन टू स्टडी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस। सबसे पहले प्रेशर लो होना चाहिए, वोल्टेज हाई होना चाहिए। जैसे ही हमने वोल्टेज हाई की तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ फ्रॉम कैथोड टू एनोड। ठीक है, जैसे ही कैथोड एनोड तो हमें मूविंग पार्टिकल्स दिखाई दे कि हाँ मूविंग पार्टिकल्स, एक्चुअली हमने मतलब वी वर नॉट एबल टू सी दिस, हम मूविंग पार्टिकल्स को नहीं देख पाए थे, पर हाँ ऐसे साइंटिस्ट ने कंसीडर किया। और अगर एक सपोज मतलब एक ऐसे उन्होंने ऐसे कोटिंग करके एनोड के अंदर होल करके उसकी कोटिंग करके ब्राइट स्पॉट अपीयर रहा, तो ये भी एक उन्होंने माना कि हाँ ब्राइट स्पॉट अपीयर है, इसका मतलब क्या है, मूविंग पार्टिकल्स की स्ट्रीम ही वहां से कैरी ऑन कर रही होगी और उस पार्टिकल्स या उस रेज का नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है,
अब हम इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट डिस्कस करते हैं कि चलो ये एक्सपेरिमेंट हो गया है, ठीक है, ब्राइट स्पॉट अपीयर हो गया, करंट अपीयर हो गए हैं, ठीक है, करंट भी फ्लो हो गया। तो अब व्हाट वी विल गेट फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि जो कैथोड रे होती हैं, कैथोड रेज, एक मिनट यहां लिखो रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट। सबसे पहले जो हमें पता चलता है वो होता है कैथोड रे जो होती है ना, कैथोड रेज ट्रेवल फ्रॉम कैथोड टू एनोड, मतलब कि कैथोड टू एनोड नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक वो करती है। और जो आपकी जो कैथोड रेज होती है डू नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? नेचर ऑफ गैस के ऊपर। डू नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस and the material किसके ऊपर डिपेंड नहीं करती? नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और जो मटेरियल है, किसका मटेरियल? ऑफ इलेक्ट्रोड्स का मटेरियल, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती है। एक्चुअली इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना वो टीवी पिक्चर्स के अंदर आता है। टीवी पिक्चर्स ट्यूब। जैसे कि हम टेलीविजन ऑन करते हैं, टेलीविजन हम स्विच ऑन करते हैं, है ना, स्विच ऑन करते हैं तो वहां से क्या फ्लो होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तो क्या होता है? अब जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे तो एक ब्राइट स्पॉट अपीयर होता है। जो आपकी फ्लोरोसेंट या फोस्फोरेसेंट मटेरियल है वहां पे ब्राइट स्पॉट अपीयर हुआ, ठीक है, तो हमें ब्राइटनेस वहां से दिखती है। तो जो टीवी पिक्चर ट्यूब्स होती है वहां पर भी वो कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट, जो ये एक्सपेरिमेंट हमने स्टडी किया, वो आपके टेलीविजन के अंदर अकर होता है, ठीक है। जो अब उन्होंने जो इस एक्सपेरिमेंट का जो मेन रिजल्ट था वो ये था कि अगर आप इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लोगे, मैग्नेटिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो सीआर रेज होंगी ना, मतलब कैथोड रेज, ऐसे लिखती हूँ, कैथोड रेज विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, विल travel in straight line, but in presence of magnetic or electric field, तो जो कैथोड रेज होंगी, कैथोड रेज will behave as negatively charged particles। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले कैथोड रेज ट्रेवल, हमने ये कुछ ये रिजल्ट्स हैं, कंप्लीट रिजल्ट्स यहाँ पे यही हैं, ठीक है। तो यहाँ टीवी पिक्चर्स तक हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद इन एब्सेंस, अगर आप मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस करते हो तो कैथोड रे आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होंगी। लेकिन अगर आपने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो वो कैसे बिहेव करेगी? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह। जो नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं वही आपकी कैथोड रेज दिखाएंगी, ठीक है। तो ये सब कुछ रिजल्ट था। तो हाँ, अब हमें पता चल गया है कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, सीआरटी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू सीआरटी ट्यूब से हुई है। और इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आए कैसे फॉस्फोरेसेंट मटेरियल बना, ठीक है। तो ये होगी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब एक्चुअली डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक ही जो है रिसर्च वो नहीं थी, लिमिटेड नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए एक न्यू कॉन्सेप्ट भी, फिर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी वो डिस्कवर करना था, या फिर चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर करना था। तो उसके बाद अब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हो चुका था, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने उन्होंने वर्क किया टू आइडेंटिफाई द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उस अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद जो हमारा न्यू टॉपिक है वो यही है, determination of charge to mass ratio of electron। कैसे चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम करेंगे? सबसे पहले ये सर जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था, जे थॉमसन, ठीक है। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे जो है
कैथोड है, यहाँ पे सपोज आपका एनोड है, यहाँ पे आपकी कोई भी सपोज मैग्नेट है, प्लीज ट्राई टू कंसिडर इट एज मैग्नेट। ये सपोज कोई भी आपकी इस तरीके से मैग्नेट है, ठीक है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है और ये मैग्नेट है। उसके बाद ये आपकी कोई भी एक बड़ी सी फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट मटेरियल से बनी हुई वो है, स्क्रीन है, ठीक है। इस तरीके से आपका जो डायग्राम है, ठीक है, क्या है ये कैथोड है, दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड, ठीक है। ये आपकी क्या है, मैग्नेट है, ये आपकी कोई भी फॉस्फोरेसेंट मटेरियल या फ्लोरोसेंट मटेरियल से बनी हुई स्क्रीन है। ठीक है, इस तरीके से A B C पॉइंट यहाँ पे है और उसके बाद हमने इसे नीचे से कनेक्ट किया हुआ है विद वो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ये ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। ये पूरा सेटअप था जे थॉमसन ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया था। एक्चुअली यहाँ पर भी हमने क्या CRT से डिटरमाइन हुआ है, ठीक है। ये जो आपका डिटर्मिनेशन है इसके अंदर भी हमने CRT वाला कंसेप्ट यूज किया है। अब हमने क्या किया हुआ है, हमने इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को इज हेल्ड परपेंडिकुलर to each other and to the flow of electrons ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, हमने इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर रखा हुआ है एक दूसरे के, और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जैसे वो वहां यहाँ से पास करेंगे, यहाँ जाएंगे, इस यहाँ डिफ्लेक्ट होंगे, तो इसको हमने रखा हुआ है। तो दिस इज द सेटअप, ठीक है। अब ये जब इन्होंने कहा, मतलब जब इन्होंने अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना आपके, वो कहाँ पर जा रहे थे, वो पॉइंट ए पर जा रहे थे, ठीक है। मतलब कि ये आपका तब होगा जैसे सपोज कैथोड रेज थी, ठीक है। कैथोड रेज को एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना चाहिए था, पर स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल ना करते हुए वो ए पॉइंट पर भी जा रही थी। मतलब कुछ रेज यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट हो रही थी, कुछ रेज यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो वो डिफ्लेक्शन कब था, तो साइंटिस्ट ने देखा कि पॉइंट ए पर तब वो होगी, डिफ्लेक्शन पॉइंट ए की तरफ तब होगी जब ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, सिर्फ जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगी तो पॉइंट ए पर डिफ्लेक्शन होगी। जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी, व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होगी तो डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पे होगी, और बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन तब होगी जब आपने बैलेंस करके इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस करके अप्लाई किया, ठीक है। पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन व्हेन, यहां पे मैं लिख देती हूं, पॉइंट बी पे डिफ्लेक्शन तब होगी व्हेन डिफ्लेक्शन ऑन पॉइंट बी, डिफ्लेक्शन on point B will occur when magnetic and electrical field is applied while balancing is applied, बस ऐसे कहो, ठीक है। in equal amounts, in equal magnitude या in equal amounts, ठीक है। तो ये होगा, तो ये आपका पूरा सेटअप था। उसके बाद हम इसका रिजल्ट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ये आपका कैथोड और एनोड हमने वो किया, ठीक है। मतलब एक हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि ये CRT वाला सेटअप ही है, ठीक है, जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ तो सेटअप बिल्डिंग, बस हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक इंसर्ट की, ठीक है। मैग्नेट इंसर्ट करने के बाद
क्या हुआ एक्चुअली, यहाँ पे हमने फोस्फोरेसेंट मटेरियल रखा ताकि हमें ब्राइट स्पॉट देखना था, है ना, तो हमने फोस्फोरेसेंट मटेरियल या फिर स्क्रीन रख दी, किसी भी ZnS से बनी हुई या कोई से भी मटेरियल से बनी हुई, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे कैथोड रेज आ रही थी ना, तो हमने तो एक्सपेक्ट किया था कि वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी, बी पॉइंट पर ही ट्रेवल करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ रेज जो थी ए पॉइंट पर भी डिफ्लेक्ट हुई, उन्होंने स्क्रीन को हिट किया एट पॉइंट ए। कुछ रेज ने पॉइंट सी को हिट किया, फोस्फोरेसेंट मटेरियल स्क्रीन को हिट किया एट पॉइंट सी, ठीक है। ये कब हुआ, पॉइंट ए को सिर्फ तब हुआ जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे। ये कब हुआ, सिर्फ ओनली जब एंड ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाई, ठीक है। और डिफ्लेक्शन ऑन पॉइंट भी तब हुआ जब हमने मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड को मतलब इक्वल, जब वो इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर थे ना, मतलब कि बैलेंस करके उन्हें अप्लाई किया। एक्चुअली मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करना इतना आसान नहीं था, पर उन्होंने मतलब कैसे भी इसको ओवरकम करके उन्होंने बैलेंस किया मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड को, और इस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो अब ये जो रिजल्ट था, इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था कि ए पे ट्रैवल कर रही थी, सी पॉइंट पे ट्रैवल कर रही थी, बी पे तो कर ही रही थी। तो इन सबसे हमें क्या रिजल्ट मिलता है, तो अब हम वो डिस्कस करते हैं। Now we will discuss the result of the experiment. रिजल्ट ऐसा था कि जो आपका ना कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड था, ये जो इतना अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट था। सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड, सबसे पहला था मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, सबसे पहला था मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। दूसरा था आपके पास मास ऑफ नेगेटिव चार्ज, मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि अगर आपका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, मींस ग्रेटर नेगेटिव चार्ज, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज ज्यादा था उतनी ही डिफ्लेक्शन हुई, डिफ्लेक्शन मोर, उतनी ही डिफ्लेक्शन हुई, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज का मतलब जितना ज्यादा ग्रेटर नेगेटिव चार्ज था ना, डिफ्लेक्शन उतनी ही देखने को मिली। उसके बाद मास ऑफ पार्टिकल, जो लाइटर पार्टिकल था ना, लाइटर पार्टिकल जो था उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई, डिफ्लेक्शन मोर, ठीक है। जो लाइटर पार्टिकल था जिसका मास कम था उसमें डिफ्लेक्शन ज्यादा हुई। जो तीसरा पॉइंट है, अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करोगे ना, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी, डिफ्लेक्शन विल बी मोर, ठीक है। और जो कहाँ, जैसे जो बी पॉइंट पर ट्रेवल करने चाहिए थे, फिर वो कहाँ ए और सी पॉइंट पर ट्रेवल करेंगे। इन सब मेजरमेंट को करने के बाद, बाय डूइंग ऑल द मेजरमेंट, जितनी भी अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन के ऊपर मेजरमेंट हुई, तो थॉमसन ने कुछ रिजल्ट दिया, और वो रिजल्ट ये था कि आपका ई अपॉन में जो एम ई की रेशियो थी, ई अपॉन में, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, और एम ई क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और ये किलोग्राम के अंदर था। तो हमारे पास जो ये रिजल्ट लेकर के आया वो क्या था, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। तो ओवरऑल हमें ये देखने को मिला कि जो आपकी चार्ज अपॉन में मास की रेशियो है वो कितनी है, 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम है। ये क्या है, कूलम, क्योंकि चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कूलम में होता है ना, अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट, मतलब चार्ज टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन हमने इस तरीके से जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करना सीखा। अब हम बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली इसके अंदर हम पूरा एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो बस ऐसे हम सिर्फ ये लर्न करेंगे कि ये दिया था R.A. मिलिकन ने, गिवन बाय R.A. मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो
तो हमारे पास चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना आया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हमारे पास चार्ज आया था जब हमने पूरा का पूरा मतलब आर ए मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अगर हमें कैलकुलेट करना है तो सपोज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसके बाद तो हम इतना कुछ मुश्किल नहीं था वो, क्योंकि हम मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन का ये भी आ गया था और इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट, क्योंकि चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन भी आ गया और पीछे हमने चार्ज टू मास रेशियो भी आ गई थी, ठीक है। उसके बाद बस इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पे क्या आया था 1.76 इंटू 10⁻11। जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो 9.1 इंटू 10⁻13 आपका कुछ आंसर आएगा, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और 13 माइनस 31 किलोग्राम आपका आंसर आएगा। तो ये मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इतना होता है, ठीक है। कुछ भी नहीं था, हमने देखो चार्ज अपॉन में मास रेशियो हमने निकालना सीख ही लिया था। 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम होती है ना, इसकी यूनिट अगर हमने पीछे ही देखी है कूलम पर किलोग्राम होती है, ठीक है। चार्ज भी हमने इस मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट गिवन बाय आर ए मिलिकन ने जो दिया था, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन भी हमें पता चल गया था। इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एक्चुअली इनके आगे और भी डिजिट्स हैं 9.1 एंड समथिंग, पर हम जो है इसको राउंड ऑफ फिगर करके हम सिर्फ यही लर्न करेंगे, ठीक है। 1.76 और आगे भी है 1.6, ठीक है। एक्चुअली ये और भी है पर हमने राउंड ऑफ फिगर करके हम सिर्फ इतना ही लर्न करेंगे। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया है इलेक्ट्रॉन के बारे में, हमने जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थे हमें डिस्कस कर ली है, चार्ज डिस्कस कर लिया, मास कैसे आया, ठीक है, डिस्कवरी कैसे हुई। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, और एक्चुअली वो एनसीईआरटी के अंदर गिवन भी नहीं है तो हम उसको नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ हम हेडिंग डालेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, और जो इंपॉर्टेंट बातें वो डिस्कस करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब हमने एक्चुअली ना जैसे कैथोड रे ट्यूब जो था वो हमने इलेक्ट्रॉन के वो किया था, यूज किया था, ठीक है। तो मॉडिफाइड, अगर हम मॉडिफाइड कर लेंगे, मॉडिफाइड सीआरटी, जो आपकी मॉडिफाइड सीआरटी थी ना उसके अंदर जब हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, जब इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया और एक्सपेरिमेंट अपना पूरा कंडक्ट किया तो उससे हमारे पास लेड टू डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज। अब कैनाल रेज क्या होती हैं? एक्चुअली कैनाल रेज जो होती हैं वो पॉजिटिव पार्ट से पॉजिटिवली मेड ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होती है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ फीचर्स डिस्कस करेंगे इसके मॉडिफाइड। अब जैसे सीआरटी, मॉडिफाइड सीआरटी जो आपका था उसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज करोगे तो उसके बाद हमारे पास कैनाल रेज आएंगी। अब हम फीचर्स डिस्कस करते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के। फीचर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। जब हम इसके फीचर्स डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला आता है कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, हम कुछ ऐसे दो तीन डिस्कस करेंगे। जो इसका मास होता है, मास डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, जैसे वहां पे डिपेंड नहीं है, मास डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस। जो आप सीआरटी के अंदर गैस लोगे ना, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज सिर्फ गैसेस से ही था। हमने जब इलेक्ट्रॉन का किया था तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज गैसेस से ही था, ठीक है। जब हम मास डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, वहां पर मास डिपेंड नहीं कर रहा था। जब आपने नोट्स अगर बनाए तो आप देखोगे तो वहां पर मास जो है डिपेंड नहीं कर रहा था नेचर ऑफ गैस पर। यहाँ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के केस में मास डिपेंड कर रहा था नेचर ऑफ गैस इन जो भी हमने सीआरटी के अंदर यूज की थी, सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब के अंदर जो भी यूज की थी। उसके बाद अगर जो चार्ज टू मास रेशियो आप देखोगे ना, चार्ज टू जो मास की रेशियो, अब वहां पर जो थी चार्ज टू मास की रेशियो वो डिपेंड नहीं कर रही थी कहाँ से वो ओरिजिनेट, बट यहाँ पर डिपेंड कर रही थी फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट, फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट, पर यहाँ पे वो डिपेंड कर रही थी फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट, ठीक है। उसके बाद जो बिहेवियर था ना इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बिहेवियर इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन। जो हमने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के केस में देखा था, वहां से यहाँ का जो बिहेवियर होगा वो डिफरेंट आएगा। और इनके पास क्या थे ना, सम ऑफ द जो नेगेटिव पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उनके पास क्या था, मल्टीपल ऑफ थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि क्या है कि जो कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उनके पास क्या था, मल्टीपल था ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये सब फीचर्स थे कि जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम में स्टडी किया था कि जो मास था वो डिपेंड नहीं कर रहा था नेचर ऑफ गैस के अंदर, पर यहाँ डिपेंड करेगा। चार्ज टू मास रेशियो भी नहीं डिपेंड कर रही थी, ठीक है, पर यहाँ पे डिपेंड करेगी फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट। एक्चुअली यहाँ पे गैस आएगा, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ऑन गैस, ठीक है, डिपेंड्स ऑन गैस फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेट। ठीक है, उसके बाद बिहेवियर इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड भी डिफरेंट है जो इलेक्ट्रॉन दिखा रहा था। और उसके बाद जो लास्ट वाली लाइन, अब ये सारे के सारे फीचर्स क्या थे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स के थे जो कि बिल्कुल डिफरेंट थे जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के टाइम पे पढ़ा था। अब हम ऐसे कुछ बेसिक चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरऑल हमने देख लिया जो हमारा मेन था पोर्शन, कैसे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, कैसे इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, ये वो हमने सब देख लिया है। ठीक है, बस अब हम डिस्कस करेंगे कुछ मेन पॉइंट्स जो अब जैसे प्रोटॉन, अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तो उसी के बेसिस पे हुई थी। तो प्रोटॉन होता क्या, मतलब अगर कोई प्रोटॉन की डेफिनेशन पूछे तो व्हाट इज प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है ना वो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंड जो लाइटेस्ट पार्टिकल होता है जो कि हमने हाइड्रोजन से मिला था वो क्या होता है, उसे हम प्रोटॉन कहते हैं। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी, उनका नाम था चार्विक। इन साइंटिस्ट ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, डिस्कवर प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन कैसे की थी, जब उन्होंने यहाँ पे बेरिलियम की शीट ली उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, और उन्होंने इस बेरिलियम की शीट को जब हिट करवाया बाय अल्फा पार्टिकल्स से, जब उन्होंने बेरिलियम की शीट को हिट करवाया था अल्फा पार्टिकल्स से, तो हमारे पास न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो मास होता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, मास ऑफ न्यूट्रॉन किससे बड़ा होता है, मास ऑफ प्रोटॉन से बड़ा होता है। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होते हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, दे आर कंप्लीटली मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इनका जो मास होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, और उनको नाम दिया गया था न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये हमारा था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब एक टेबल है जो लास्ट, बस एक टेबल हम बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हम पूरा समराइज कर देंगे जो भी नंबर हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, सो दैट हमें उस टेबल से बस हेल्प मिल जाए और हम सिर्फ उस टेबल को लर्न करके सारे नंबर्स जो इलेक्ट्रॉन के मास, प्रोटॉन के मास, ये वो सब कुछ लर्न कर सकें। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बाद उसके बाद इनका सिंबल क्या होता है, यहाँ पे अगर हम सिंबल डालते हैं, सिंबल होता है इनका E, स्मॉल p, स्मॉल m। ये सारे स्मॉल में चलेंगे, कोई कैपिटल नहीं आएगा, स्मॉल e, स्मॉल p, स्मॉल m। अब चार्ज देखते हैं। चार्ज जो होता है हमने डिस्कस किया था ना, कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एंड इसके ऊपर जीरो चार्ज होता है क्योंकि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, जीरो चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे, मतलब सिर्फ मतलब ये तो चलो ये चार्ज हो जाएगा, जब हम रिलेटिव चार्ज की बात करेंगे तो कितना होता है, -1 + 1 एंड 0। ठीक है, ओवरऑल ऐसे ही कहते हैं ना, हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि E के मतलब -1.6 ऐसे थोड़ी लिखते हैं, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, -1 लगाते हैं, है ना, वो रिलेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मास हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मास किसका होता है, उसका तो इलेक्ट्रॉन का तो हम देख चुके हैं। बस यहाँ पे मास इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, 9.1 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
10⁻31 ग्राम्स, है ना। ये पढ़ा था ना हमने मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या था, जो इसका होता है वो होता है 1.67 × 10⁻27। किसका है ये, प्रोटॉन का मास, ठीक है, प्रोटॉन का मास होता है। और सिमिलरली न्यूट्रॉन का भी मास यही होता है। बस इतना जो है आपको लर्न करना है, ये टेबल इसका भी सेम यही होता है, 1.67 × 10⁻27। तो ये टेबल आपको इसे यहीं तक लर्न करनी है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक एक्चुअली एक और चीज, मास जो होता है वो किलोग्राम्स में ये सारा आपका, ठीक है। यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो लास्ट में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अब तक जो हमने जो भी डिस्कस किया है उसके लिए आपको एनसीईआरटी रेफर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बिकॉज एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं इस लेक्चर के अंदर। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, डिस्कवरी ऑफ आपका चार्ज टू मास रेशियो हो, या फिर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जो भी जहाँ तक भी हमने इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट किया है, लेक्चर में कंप्लीट किया है, वो आपको एनसीईआरटी बुक से दोबारा रीड करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाले चैप्टर के अंदर हम नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर हम एटॉमिक मॉडल्स करेंगे जो जे थॉमसन और रदरफोर्ड ने दिए थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस टॉपिक के अंदर अब तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर दें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।